हेलो एवरीवन। करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब मैम नहीं आई हैं तो करंट अफेयर मैं पढ़ा देता हूँ। मैम की तबीयत ख़राब चल रही है। जैसे मैम कराती थी सेम उसी पैटर्न पे पढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा ने भी ऑर्गेनाइज कराया है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडर इंडिया पवेलियन एट बायोटेक हेल्ड इन विच कंट्री। तो पूछ रहा है कि अभी अपेडा ने एक पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज कराया है जितने भी एक्सपोर्टर है उनका अंडर बायोफेच। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी दो चीज़ें लग रही है तुमको? एक तो कैपिटल में ये लिखा है, एक अपेडा लिखा है। तो पहले तो अपेडा के बारे में देख लो, वो क्लियर तुमको फुल फॉर्म से पता चल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी का कोई चेयरमैन भी होगा, कोई लीड तो कर रहा होगा ना इस अथॉरिटी को। फिर बायोफेच और अगर अथॉरिटी एग्रीकल्चर और प्रोसीड फूड से रिलेटेड है और अंडर बायोफेच के तुम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो बायोफेच भी रिलेटेड कुछ फूड से ही होना चाहिए, एग्रीकल्चर या इससे। इस चीज़ को समझो। तो बायोफेच को तुम समझो एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तरह, जो किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड है। अथॉरिटी के अभी अभिषेक दास जो हैं वो चेयरमैन है तुम्हारे। इन विच कंट्री पूछ रहा है, तो ये जर्मनी के साथ में हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि अपेडा एक अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन है अभिषेक दास, और उसके बाद में बायोफेच क्या है? जर्मनी के साथ में इन्होंने अभी जर्मनी में ये ऑर्गेनाइज कराया। अभिषेक देव चेयरमैन है अपेडा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखना, जितने अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनकी सारी बात है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पर, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन साइन क्यों किए हैं? क्योंकि बेसिक जो प्राइमरी हमारे कंसर्न है उनको ध्यान में रख के, तो एक जो बेसिक्स नोट डाउन किए और नोट डाउन करने के बाद उस पर साइन किए कि हाँ इन चीज़ों पे हम बात करेंगे और इनको हमको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, और ये नॉन बाइंडिंग रहता है, लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है अर्बन एरिया में वो किस एज ग्रुप के लिए बोल रहा है? 15 और 15 से ऊपर के लिए, याद रखना जरूरी है। 15 और 15 से ऊपर एज वालों के लिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अर्बन एरियाज में वो कितना है? आंसर है इसका 50.4%। इसमें अगर तुम देखोगे तो 75.4% तुमको मिल जाएगा मेल का, और उसके बाद में 25.2% मिल जाएगा तुमको फीमेल का, ठीक है। इसके अलावा भी पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट चल रहा है, तो इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। ये तो हम देख लिए 75.4% मेल का है और फीमेल का कितना है? 25.2। उसके बाद में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अगर तुम देखोगे टोटल अगर देखा जाए तो है 47.2। फिर मेल और फीमेल का अगर देखोगे तो मेल का 70.9 है और फीमेल का कितना है? 23.2%। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, ये क्वार्टर की बात चल रही है। क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर दिसंबर 2024 के क्वार्टर का रिपोर्ट है, ठीक है। तो अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होने से पहले, उनके लिए ये ही डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है, सेम ही एज ग्रुप रहेगा हर बार। 6.4% है, मेल का ज़्यादा होगा, मेल का कम होगा, क्योंकि मेल ज़्यादातर काम कर रहे हैं। कॉमन सेंस से भी लगा के अगर तुम देखो तो मेल को अभी ज़्यादा सोसाइटी के थ्रू प्रिविलेज ज़्यादा है कि तुम बाहर काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो मेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा कम है, फीमेल का ज़्यादा है, ठीक है। 8.1% है, मेल का 5.8% है। फिर हैकथॉन की बात कर रहे हैं कि भाई अभी इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको लॉन्च किया है। तो ये क्या है? सिंपल सीधी चीज़ है, इसको तुम एक कंपटीशन की तरह समझो, जस्ट लाइक अ कंपटीशन, कि कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव सिंपल है कि तुम्हारी डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उनको अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ रहा है कि इनको सॉल्व किया जा सकता है इसके थ्रू, तो ये 21 मार्च से 23 मार्च 2025 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और यहाँ पर जाकर तुम
अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर तुम्हारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे उनको ज़्यादा अच्छा लग गया और उनको लगता है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है बहुत कम कॉस्ट में एफिशिएंटली, तो वो तुमको प्राइस भी देंगे। प्राइस कितना है, आई गेस 5.7 लाख है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आंसर के हिसाब से IIT गांधीनगर है जिसके कोलैबोरेशन में इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें ये हम देख लिए IIT गांधीनगर। फिर हम देख लिए रियल वर्ल्ड चैलेंजेस जितने भी हैं कि भाई हम जो फेस करते रहते हैं उन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा फॉर एग्जांपल तुमको रेल से रिलेटेड कोई इशू दिख रहा है बहुत मेजर और तुमको उसका सॉल्यूशन समझ आ गया कि इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे तुमको रेल मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई हाई पोस्ट ऑफिसर मिलेगा, ठीक है। उनके साथ बैठ के तुम्हारी बातचीत होगी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके थ्रू तुमको मिलेंगी। इन सारी चीज़ों पे बात की, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करने का तुमको मौका मिलेगा और इतना फिर प्राइज़ मिलेगा अगर उनको समझ आ जाता है तो। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट और शिपिंग वाटरवेज के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल। ये किस स्टेट में है, तो आसाम में है, ठीक है। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि इनॉग्रेट क्यों किया। भारत जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है ना चाइना का, वैसे ही भारत ने भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया था। लोकेशन को अगर तुम देखोगे नॉर्थ ईस्ट के, तो इधर ये सिक्किम, ये इसको हटा के ऐसे देखोगे तो यहाँ पर तो तुम्हारा आसाम आ गया, ये तुम्हारा मेघालय आ गया, इधर भूटान आ गया, और इन्हीं 3 की लोकेशन को डिनोट किए हैं इस स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो धालू और तूरा जो है वो मेघालय का है। गोलेपारा देखोगे तो वो तुम्हारा आसाम का है। गलेपू देखोगे तो वो भूटान का है। बात कर रहे हैं कि इसको पूरा डेवलप कर दिया जाएगा 27 तक, ठीक है। प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना बैठा है, 82.03 करोड़ बैठा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन अभी डाला है। और बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजिक लोकेशन की, जब हम अभी बात कर रहे थे पीछे, तो वहाँ पर तुम देखो कि भूटान से 91 किलोमीटर है, ठीक है। बांग्लादेश से 108 किलोमीटर पे है और गुवाहाटी से 147 किलोमीटर दूर पे है। और स्ट्रेटजिक लोकेशन है तो आसानी से तुम एक्सेस कर सकते हो। और इस रूट को इस तरह से तय किया गया है ताकि फिजिबली तुम चीज़ों को इधर उधर पहुंचा सको। अब जब चीज़ों को पहुंचाने की बात चल रही है तो इन्होंने कैरिंग में कितना बता रहा है, 110 मेट्रिक टन्स कोल और स्टोन्स वगैरह को ले जा सकते हो तुम। फिर आगे बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है उसने अभी एक मेमोरेंडम साइन किया है। किसके साथ में किया है, 10 लाख जॉब के लिए बात कर रहे हैं। तो हमको पता है एक अपना पोर्टल है जिसने अभी तक 40 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड एम्प्लॉय किए हैं, 4.4 करोड़ से ज़्यादा मोबिलाइज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है जब से लॉन्च हुआ है उस टाइम से। तो आंसर क्या है, अपना ही आंसर है अपना, ठीक है। यहाँ पर देख लो तो ये चीज़ें हम बात कर लिए थे अभी। 40 लाख रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, 40.4 करोड़ मोबिलाइज्ड वैकेंसी है जब से लॉन्च हुआ है तब से, और ये सारी इसमें चीज़ें हैं। फिर बात कर रहा है कि भाई सेकंड ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई है वाटर विज़न को लेके 2047। जब भी 2047 आए कुछ नहीं याद रखना है, सीधे विकसित भारत वाला मिशन याद रखना है। वाटर विज़न है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो होगी, तो उसके मिनिस्टर याद रखना है। आंसर के हिसाब से उदयपुर एकदम सही विकल्प है, ठीक है। उदयपुर राजस्थान, इनॉग्रेटेड बाय CR पाटिल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। मिनिस्टर का नाम ध्यान रखो, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। 2047 वाटर विजन, विकसित भारत वगैरह की ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आया कौन कौन था, CM आए थे कहाँ के, उड़ीसा और त्रिपुरा के। इट मे पॉसिबल कि पूछ सकता है कि कहाँ के CM थे, तो ये 2 स्टेट के CM हैं, 3 स्टेट के डेप्यूटी CM हैं, 30 मिनिस्टर्स थे और 300 डेलीगेट्स थे, ठीक है। फिर ड्यूरिंग 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो की बात कर रहा है कि फ्यूचर अर्बन मोबिलिटी, और यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने इनॉग्रेट किया है। तो वो कौन सा मेट्रो स्टेशन है, ओखला विहार है, ठीक है। इतना केवल याद रखना। 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं कि इसको इंस्टॉल किया जाएगा। आगे बोला है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम क्या होता है पहले तो ये समझ लो।
खुले में कुछ नहीं है, म्यूज़ियम के अंदर ही है। जो पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। इसको बेसिकली तुम बिल्डिंग म्यूज़ियम भी बोलते हो और इसको तुम फोक म्यूज़ियम भी बोलते हो, ठीक है। इन जनरल ये दोनों बहुत, ये वाला फोक म्यूज़ियम जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है और इसको ही ओपन एयर वॉल म्यूज़ियम भी बोलते हैं। आंसर मौसम भवन होगा, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल एक 150वां इसका भाई इस्टेब्लिशमेंट डे था कि 150 साल पहले हुआ था, 150 साल पूरी हुई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो इन्होंने क्या किया इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली स्ट्रीट आर्ट कि भाई हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको रखते हैं म्यूज़ियम में, और फिर उससे क्या होगा, पब्लिक को एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी उनके एंशिएंट मोनूमेंट्स वगैरह देखने के लिए। ये सारी चीज़ें अभी 38 यूनिक म्यूरल्स को फीचर किया गया है यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ में, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि इन विच ईयर इंडिया यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। अभी की बात है तो इसलिए दोबारा से न्यूज़ में चल रहा है। आंसर होगा इसका 2022। पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो 2023-24 और 2024-25 के बीच में कंपैरिजन रहेगा। यहाँ पर हम कर रहे थे ऑयल वगैरह में 43 पॉइंट समथिंग और अभी हो गया है शायद 83 पॉइंट कुछ, और 2025 के इसी बीच में अगर देखोगे तो 80 बिलियन के समथिंग में है। नॉन अगर ऑयल में देखोगे तुम तो उधर और ज़्यादा, और फोकस किया गया है कि 100 तक हम अपने ट्रेड को पहुंचा दें। ये बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे पूरा डबल हो गया है, 43.3 बिलियन से आ गया 83.7 बिलियन तक, ठीक है। जनवरी में देखा जाए तो ये रीच कितना कर गया है, 80.5 बिलियन। नॉन ऑयल ट्रेड में अगर तुम देखोगे तो 57.8 बिलियन था, और इसको रीच करने की बात कर रहे हैं 100 बिलियन तक, जो अभी अपन डिस्कस किए थे। उसके बाद में हाई लेवल कमेटी पे अगर तुम देखोगे चेयरमैनशिप है, तो इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है जिसको नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर नहीं कवर कर रहे हैं। 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट के नाम जरूरी है। इसमें जो नहीं है स्टेट वो है वेस्ट बंगाल। हैं कौन कौन से, नागालैंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है और आंध्रा है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि किस किस स्टेट को कितना कितना पैसा डिनोट किए हैं, ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है आंध्रा को। कितना मिल रहा है, 608.08 करोड़। फिर उसके बाद आंध्रा है, उसके बाद नागालैंड है, उड़ीसा है और फिर तेलंगाना है और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी चीज़ों को डिनोट किया गया है, फिर नेशनल के लिए भी किया गया है। मिटिगेशन नेशनल और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इन सारे फंड्स में कितना कितना एलोकेशन किया गया और टोटल अमाउंट क्या था। तो टोटल अमाउंट अगर तुम देखोगे तो वो था इधर SDRF के लिए था 18,322.80 करोड़, 27 स्टेट कवर हो रहे थे। उसके बाद में नेशनल में अगर तुम आ जाओगे तो 18 स्टेट कवर हो रहे थे। उसके बाद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड को देखोगे तो 14 स्टेट को ये कवर कर रहे थे। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड में अगर तुम देखोगे तो केवल 0.08 मतलब 8 स्टेट को कवर कर रहे थे। आज के लिए इतने ही सवाल थे और इन सवालों के साथ हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। सवाल क्या, सवाल के थ्रू हमको करंट अफेयर कवर करना होता है और क्वेश्चन बेस पे इसलिए बनाते हैं ताकि एक माइंडसेट रहेगा एग्जाम में किस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। बहुत बार क्या होता है इंट्यूशन काम कर जाता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन के बेस पर करंट अफेयर पढ़ाने का मोटिव ही यही है। अगर कुछ चीज़ों का सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। कभी कभी क्या होता है कि छुट्टी है आज या कोई नई न्यूज़ मिल गई रास्ते में ऑफिस ऑफ होने के बाद में, तो वहाँ से हम आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू भेज देते हैं। कोई पोस्ट हो गया या कुछ चीज़ होगी तो आप वहाँ से उस अवेयरनेस को अपने अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करिए
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हमारे थ्रू आप करिए अपने फ्यूचर के बेहतरी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।